नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बुलाने के लिए एंड आपके दर्शकों को प्रणाम। आदित्य जी, घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। अजीत डोभाल रशिया जाते हैं, अब पुतिन भारत आ रहे हैं अगस्त के आखिरी हफ्ते में, और फिर पीएम मोदी जापान जा रहे हैं, उसके बाद चाइना जा रहे हैं। ये जिस तरीके से पुतिन भारत आ रहे हैं, क्या मैसेज है डोनाल्ड ट्रंप के लिए? डोनाल्ड डक हो गया है अभी तो ये तो एक्चुअली देखिए क्या है कि भारत और रशिया की जो रिलेशनशिप है 71 से चल रही है, 71 से स्ट्रांग हुई है। उसके पहले रशिया ने यूएसएसआर ने भी भारत के विरुद्ध बहुत कार्य किए। इंदिरा गांधी को रिश्वत देते थे, बहुत सारी चीजें की उन्होंने, जो कि केजीबी तो लिटरली वहां पे मजाक बनाया था कि भारतीय लीडरशिप, कांग्रेस की लीडरशिप तो उनकी जेब में है, ये बोला जाता था, ऐसे मजाक बनाया जाता था। अब वही नया रशिया जिसमें पुतिन है, 20 साल से प्रेसिडेंट है, वो अब आ रहे हैं भारत पे। वो ये इस बात समझ गए हैं कि भारत डिपेंडेबल है, लेकिन भारत की मेमोरी ने फॉरगेट नहीं किया पास्ट। आप देखते होंगे कभी कभी देश में लोगों को समझ में नहीं आता है कि भारत नेगोशिएट्स हार्ड ऑन एवरीथिंग विद रशिया, एवरीथिंग इंक्लूडिंग एनी वेपन। ऐसा अकेले नहीं छोड़ते हैं, बट रशियंस नो ये एक ऐसा देश है जहां पे जो उनके देश में लोकप्रिय है, भारतीय हिंदू कल्चर इज लोकप्रिय इन रशिया। और तो जब पुतिन आ रहे हैं तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है टू द यूरोप एंड टू अमेरिका। यूरोप को भी इतना नहीं है जितना अमेरिका को। वो मैसेज ये है कि आपने मुझे बर्बाद करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन भारत हमारे साथ अडिग रहा और हम भी भारत के साथ अडिग हैं। तो अगर आपको लगता है, क्योंकि पाकिस्तान वाज क्रिएटेड टू टारगेट यूएसएसआर, एक्चुअली वो भारत के ऊपर भी नजर रखने के लिए था, लेकिन इट वाज क्रिएटेड टू टारगेट यूएसएसआर। कोल्ड वॉर का समय का मतलब ये ब्रिटिश का पुराना ब्रेन है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो यूएसएसआर के लिए था। तो पाकिस्तान तो एक यूजफुल इडियट है पूरे वर्ल्ड का, यूजफुल इडियट वो और यूक्रेन दोनों है। तो लेकिन ये जो विजिट है वो इसलिए स्ट्रेटेजिक है क्योंकि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुका है, ऑलरेडी हो गया है। अब बताइए, 200 लेटर लिखे ट्रंप ने, प्रेम पत्र लिखे टैरिफ के, एक जवाब भी नहीं आया। न ईयू के साथ डील साइन हुई, न जापान के साथ डील साइन हुई, न कि स्विट्जरलैंड तक के ऊपर डील साइन नहीं हुई। तो कोई डील साइन नहीं हुई किसकी। इसका मतलब ये है कि अब अमेरिका एक टापू बन के रह गया है, लोग उसके आए बाएं चारों ओर से निकल के चले जाएंगे, आप रहो अंदर और सड़ो, ये मैसेज है। तो ये पुतिन दिखा रहा है, पुतिन प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट पुतिन बता रहे हैं कि हमारी रिलेशनशिप विद इंडिया इज अनक्वेश्चनेबल ऑन ऑल साइड्स। और ये भी हो सकता है अंजू जी, जो रशिया का जो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, रशियन इकोनॉमी कैन बिकम एन ऑल्टरनेटिव टू अमेरिकन इकोनॉमी फॉर इंडिया। बिलीव मी, उस दिशा की तरफ जा रहे हैं। और तो रशिया में पॉपुलेशन भी बढ़ेगी क्योंकि भारतीय लोग जाएंगे। मैं तो इतिहास का स्टूडेंट हूँ, महाभारत का स्टूडेंट हूँ। मैं बोल रहा हूँ पहले भी उत्तर कुरु हमारा था, अब वापस उत्तर कुरु हमारा होने वाला है। वो हमारे राजाओं के अधीन था, हस्तिनापुर के अधीन था। तो हिस्ट्री इज गेटिंग रिपीटेड इन ए बिग वे। वो दिन चले गए जब अमेरिका को लगता था कि एशिया को डिवाइड करके रखेगा, प्रेशर डालेगा, कंट्रीज विल बेंड डाउन। तो पुतिन विजिट इज एग्जैक्टली सेइंग टू द वर्ल्ड, देखिए पुतिन ट्रस्ट भारत मोर देन चाइना, बिलीव मी। क्योंकि चाइना जो है उनके प्लेन्स का टेक्नोलॉजी चुराता है, इंजन का टेक्नोलॉजी चुराता है। द मेनी थिंग्स दे हैव डन। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज आर गुड पीपल, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ओनली, वो चुराते हैं। लेकिन और रशिया का उनके साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स रहा है इन द पास्ट, ऑन द प्रेजेंट ऑल्सो। तो भारत इज ऑलवेज ए मोर रिलायबल पार्टनर। और सेंट्रल एशिया का जो पॉलिटिक्स है, सीपीसी लाइन आपने पहले डिस्कस किया था कि जो रशिया ने थ्रेटन किया कि अगर आप गड़बड़ी ज्यादा करेंगे तो मैं उसको उड़ा दूंगा। इसका मतलब क्या होगा, 2 लार्ज अमेरिकन कंपनीज डूब जाएंगी, एक्सॉन और मोबिल, दोनों डूब जाएंगी। तो वो उसके डर की वजह से अभी स्टीव विटक्रॉफ गए पुतिन से मिलने के लिए, और पुतिन शायद मिले या ना मिले। और अगर पुतिन ट्रम्प को मिलेंगे भी तो एक ही बात होगी, और यूएई में मिलेंगे शायद,
एक ही बात होगी कि आप अपना एनिमोसिटी टुवर्ड्स द रशिया ड्रॉप करें और हमारे तेल पे बात करना बंद करें, नहीं तो आपको यूरेनियम नहीं सप्लाई करेंगे। ये बात होगी। आपको पैलेडियम नहीं देंगे। अगर पैलेडियम नहीं मिला, इसका मतलब आप आईफोन नहीं बना सकते यूएस के अंदर। अमेरिका में जो रेयर अर्थ मिलते हैं वो सिर्फ ग्लास के मिलते हैं, पैलेडियम नहीं मिलता, तो पैलेडियम आपको नहीं मिलेगा। तो ये लेवरेज है। तो अगर यूएई में बुला रहे हैं, इसका मतलब बोल रहे हैं ट्रम्प को, तुम अपनी लंका को छोड़ के इधर आओ, हम इधर बात करेंगे। आपकी लंका वहां पे, अब इधर आके बात करो, क्योंकि आपके देश में गए तो आप बेइज्जत करने वाले हो। तो वी विल नॉट टॉलरेट दैट। तो सिचुएशन कैन बिकम वर्स, क्योंकि जितने भी फॉरेन लीडर्स को ट्रम्प ने बुलाया है, सबकी बेइज्जती करी है। लाइबेरियन प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट। पुतिन का जो विजिट है उसमें 2 चीजें अचीव होंगी। नंबर 1, एक्सटेंडेड डिफेंस एग्रीमेंट फॉर मल्टीपल कंट्रीज। मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, एडिशनल कंट्रीज, इसमें यूएई भी शामिल होगा। एंड द दूसरा, एक्सटेंडेड ट्रेड मूवमेंट थ्रू यूएई एंड यूजिंग यूएई करेंसीज। क्योंकि मल्टी करेंसी जो फ्रेमवर्क है उसमें कोई एक रिजर्व करेंसी बनने वाला नहीं है, भारत उसका अपोज करता है। नहीं तो विल बी इन द सेम सिचुएशन लाइक वी आर राइट नाउ। रिजर्व करेंसी की वजह से ही अमेरिका की दुकान चल रही है। तो भारत इज लुकिंग फॉर द मल्टी करेंसी फ्रेमवर्क इन विच द रशियन सिस्टम्स जो है यूपीआई के साथ इंटीग्रेट हो और चाइनीज सिस्टम्स यूपीआई के साथ इंटीग्रेट हो, और देन यूपीआई विल बिकम द स्विफ्ट फॉर अदर कंट्रीज इफ दे वांट टू ट्रेड विद भारत। सिंपल सा मैकेनिज्म है। तो इंडिविजुअल मैकेनिज्म सेटअप हो रहे हैं। इंडिया यूएई का ऑलरेडी सेटअप हो गया, आप रुपए में पेमेंट कर सकते हैं वहां पर यूएई में। बहरीन का भी सेटअप हो गया, अब इसके साथ सेटअप हो जाएगा। फिर उसके बाद सारा रूपी रूबल ट्रेड बेस्ड ऑन गोल्ड प्राइसेस उस पर चलेगा। और दूसरा बात डिस्कस होने वाला है सैंक्शंस, ट्रेड टैरिफ जो लगा रहे हैं अमेरिका। तो उसके ऊपर जो डिस्कशन होगा वो ये होगा कि अगर टैरिफ, क्योंकि यूएई अमेरिकन अलाय भी है उस एरिया में, अगर टैरिफ लगता है तो अमेरिका को पैसा कैसे दिया जाएगा, गुड्स कैसे ट्रांसफर होंगे। तो द राउट विल बी थ्रू यूएई और थ्रू ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स। अगर ट्रम्प उस पर भी टैरिफ लगाता है, देन द लास्ट ऑप्शन रिमेन्स इज कि पुट काउंटर सैंक्शंस ऑन अमेरिका। तब वो सारी कंट्रीज मिलकर सैंक्शन लगाएंगी। तो मतलब दुकान तो ट्रम्प चाचा की बंद होने वाली है। और ये सब कुछ यूएई में भी जब मुलाकात होगी तब होगा। और उसके बाद देखिए क्या है कि अभी अजीत डोभाल जी उधर हैं, इसका मतलब कुछ और ही चल रहा है ऑन द डिफेंस प्रिपेयर्डनेस साइड। और जब पुतिन आएंगे तो कुछ फाइनलाइज होगा। मुझे लग रहा है कि बड़े बड़े टिकट आइटम्स फाइनलाइज होंगे, क्योंकि भारत का फोकस है भारत में ही बनाना। भारत का फोकस ये नहीं है कि हम इंपोर्ट करेंगे और कुछ और करेंगे। तो भारत के पास ऑलरेडी अच्छी पार्टनरशिप्स है, सुखोई और 30 वाली पार्टनरशिप है, तो उस मॉडल्स पे काम होगा फॉर टेम्परेरी। अब एक चीज तो पता लग गई है कि भारतीय जो सिस्टम्स हैं वो रशियन सिस्टम के साथ बहुत अच्छी तरह इंटीग्रेट करते हैं, वो बनाए ऐसे गए एंड दे आर वेरी इफेक्टिव ऑन द बैटलफील्ड। और भारत कुछ बोलता नहीं है, वो तो यूक्रेन चिल्ला रहा है। यूक्रेन और पाकिस्तान में फर्क नहीं होता ना, कुछ एक ही जैसे हैं। तो यूक्रेन ही चिल्ला रहा है कि भारत के पार्ट्स लगे हुए हैं ड्रोन में, तो हमको बड़ा प्राउड होता है, भाई ठीक है हमारे पार्ट्स चल रहे हैं काम, बिकॉज हमारे पार्ट्स अच्छे हैं ड्रोन्स के। तो दैट्स व्हाई इट इज मूविंग। तो बहुत सारी चीजें चल रहा है सीक्रेटली। और मुझे ऐसा भी लगता है अंजू जी कि जो ब्रिक्स बनाया था, जो ब्रिक्स टर्म है, वो गोल्डमैन सैक्स ने बनाई थी, अमेरिका की कंपनी, किसी और ने नहीं बनाया था। तो एक तरीके से उन्होंने ये टर्म बनाई, इन सब कंट्रीज को ग्रुप कर दिया, इंपॉर्टेंट कंट्रीज को। अब वो फॉर्मल एसोसिएशन बन गई, समझे आप। शुरुआत तो अमेरिका से हुई थी, और फिर जब अमेरिका को भारत बोलता था G7 को एक्सपेंड करो, तब नहीं करते थे। भारत अभी भी ऑब्जर्वर है, नॉट इज अ फुल फ्लेज मेंबर। तो मतलब वो वेस्टर्न बॉयज की ग्रुपिंग है, व्हाइट बॉयज ग्रुप है वो, व्हाइट बॉयज ग्रुप। लेकिन ब्रिक्स जो है, सडनली ग्लोबल लीडरशिप जो है ग्लोबल साउथ की, जो भारत के पास है, has become even more relevant with the last BRICS summit in Brazil. So last BRICS summit में भारत ने, that was a, आप क्या बोलते हैं उसको, कि मोदी जी का ही प्लान हो सकता है
कि इट्स ए मास्टर स्ट्रोक कि आपने ग्लोबल साउथ को लिंक कर दिया ब्रिक्स के साथ। तो आप सोचिए कितना बड़ा मार्केट है। अभी उसके कंपैरिजन में अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हैं, G7 लेड मार्केट, वो मात्र 300-400 मिलियन है और कुछ है ही नहीं। उसके कंपैरिजन में जो ग्लोबल साउथ है विच इज 7.5 बिलियन पीपल, अगर पॉपुलेशन काउंट ठीक है तो, मैं तो उसमें भी डाउट करता हूँ, पॉपुलेशन काउंट ठीक नहीं है, बट दैट विल कम आउट लेटर ऑन इन मोर रिसर्च। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दुनिया है ऑलरेडी मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा चुकी है इस समय। और आदित्य जी, एक चीज और है कि पहली बार चाइना भी खुलकर सामने आया भारत के पक्ष में। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ को तो लागू कर दिया, और 25% और जो लगाए गए एडिशनल, उनके लिए टाइम दे दिया है कि वो अगस्त के लास्ट वीक से शुरू होंगे। तो पहली बार चाइना खुलकर बोल रहा है कि ये दादागिरी नहीं चलेगी, ये गलत है, ये ठीक तरीके से नहीं हुआ। तो इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि चाइना पे तो सवाल नहीं उठा रहा ना डोनाल्ड ट्रंप। चाइना भी तो तेल लेता है रशिया से, उसको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन भारत को सिंगल आउट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि भारत और रशिया से ज्यादा डर लगता है उसको। और चाइना को क्या है सर? चाइना तो उधर से भी उसकी बल्ले बल्ले, इधर से भी बल्ले बल्ले, यहाँ पर बोल भी रहा है, वहां से कारोबार भी कर रहा है अमेरिका के साथ। देखिए, चीन ने जब धमकी दी अमेरिका को कि तुम्हारा रेयर अर्थ हम बंद कर देंगे, बिकॉज 99% सप्लाई इन द वर्ल्ड इज चीन, 99%। भारत भी वहीं से खरीदता है, इसलिए भारत के ऊपर उन्होंने भी रोक लगाई है। तो भारत इज डाइवर्सिफाइंग द सप्लाई, है ना, भारत भी कर रहा है इस समय। जैसे ही उन्होंने लेवरेज यूज किया, लेवरेज बोलते हैं कि जैसे आपको भारी चीज उठानी है तो आप उसे प्लैंक लगाएंगे, खींचेंगे तो भारी चीज उड़ जाएगी ऊपर, इसको बोलते हैं लेवरेज। तो चीन ने लेवरेज यूज किया ट्रंप को धमका कर कि तुम्हारा दुकानें हम बंद करा देंगे, ऑटोमोबाइल कंपनी। तो ट्रंप झुक गया, इसलिए चुप है। ठीक है, भारत के पास ऐसा कोई लेवरेज अभी है नहीं, ओनली वन लेवरेज है, फार्मास्यूटिकल। और भारत ने वो लेवरेज यूज किया नहीं, क्योंकि भारत की राजनीति उस तरह से नहीं होती। भारत बड़ी रूल्स के हिसाब से चलता है, अपनी राजनीति के हिसाब से चलता है, और प्राचीन देश है तो अपनी तरह से वो मैच्योरिटी से। भारत को ऐसा तो नहीं, उसको ये नहीं पता ना कि कल खत्म हो जाएगा। हम तो सालों से पृथ्वी के आराम से चल रहे हैं, चलते रहेंगे। लेकिन जो लेवरेज चीन ने यूज किया, इसलिए अमेरिका ठीक हुआ है। बाकी कुछ भी ठीक नहीं है अमेरिका चीन के बीच में, बाकी कुछ भी ठीक नहीं है। क्योंकि ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट है, चाइना उसको थ्रेटन भी करता रहता है, और चाइना उसको बुरी तरह उसको उसी लैंग्वेज जवाब देता है जो अमेरिका सुनना चाहता है। इसलिए अमेरिकन डरे रहते हैं चाइना से। अमेरिका चाइनीज से भी डरते हैं, अमेरिकन रशियन से भी डरते हैं। भारत ने पहली बार इस बार खड़ा हुआ है, इसको चाइना वेलकम कर रहा है। ये जो चाइना का जो करवट बदला है, उसको समझ में आया कि चाइना को तो 30 साल से अमेरिका ने मूर्ख बनाया। पेड़ छापे, नोट छापे पेड़ से, और गुड्स लिए रियल। तो आप तो मूर्ख बनते रहे। तो एक्चुअली भारत हंस रहा है उसके ऊपर, तुमने क्या क्या दे दिया, अपनी आत्मा भी बेच दी, अपनी पॉपुलेशन भी खत्म करवा ली। अभी तो वो सच बाहर आएगा ना, कितनी पॉपुलेशन आपकी, मतलब लोग ही नहीं है चाइना में, समझ रहे हैं आप? शहर के शहर एम्प्टी हैं, एम्प्टी सिटीज आर देयर। इसका मतलब जो बोलते थे 1.4 बिलियन 1.3 बिलियन, लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। अगले दशक तक बोलेंगे चाइना की पॉपुलेशन हाफ, 700 मिलियन पहुंची। ओके, ये सच है। अब कौन बचाएगा बूढ़े लोगों को? भारत। हमारे पास यंग पॉपुलेशन है ना, हम तो अपने प्रांत में भेज रहे हैं। 1947 से पहले तो इंडो चाइना था, वो नाम ही इंडो चाइना था उसका, वियतनाम से लेके पूरा चीनी। तो दिस इज द ड्रास्टिक चेंज, हिस्ट्री करेक्टिंग इटसेल्फ। और हम लोग को भी मिलिट्री में सेफगार्ड्स रखने पड़ेंगे, ट्रेड में रखने पड़ेंगे, लेकिन चाइनीज पीपल के साथ एनमिटी हमको खत्म करनी पड़ेगी। दैट्स नंबर 1। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी जो बोलती थी, तो कांग्रेस पार्टी तो रिश्वत लेती थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। ओपन केसेस हैं, ओपन ले, उनका तो सीक्रेट मेमोज बाहर रिलीज हो गए, और पार्लियामेंट में भी भारतीय पॉलिटिशियन ने छोड़ा नहीं इस बार, बता दिया उनको। तो ऑल दीज इश्यूज आर देयर। लेकिन ओवरऑल हमको चीन, भारत और रशिया, यूएई, एक लुक ऐसा लग रहा है कि देयर इज ए ग्रुप ऑफ सिविलाइज्ड कंट्रीज वर्किंग अगेंस्ट अनसिविलाइज्ड वेस्टर्न कंट्रीज, ऐसा लग रहा है।
और आपको लग रहा है कि जो बीआरसी की बात हो रही है, भारत, रशिया, चाइना, ये तीनों एक साथ आएंगे, वैसे हालात बनते हुए दिख रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, बिल्कुल दिख रहे हैं, क्योंकि आप देखिए, ट्रेड देखिए कि अगर भारत, रशिया और चीन जब ट्रेड पे आ रहे हैं, अभी ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, उतना नहीं हो रहा है यूएस के साथ जो हो रहा है, बिकॉज यूएस का करेंसी वैल्यूएशन फेक है। अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि इनके मुफ्त के नोट पे हम कैसे रियल गुड्स बेच दें। ये दिस इज द अंडरस्टैंडिंग विच इज डॉनिंग बिकॉज ऑफ चाइना। चाइना सबसे ज्यादा लूटा है, भारत का तो एक्सपोर्ट मोस्टली सर्विसेज है और थोड़ा बहुत फार्मास्यूटिकल्स है और थोड़ा बहुत उनका गुड्स में ये है। तो पर चीन को तो पूरा ही लूट लिया उन लोगों ने, और साथ में उनकी पॉपुलेशन भी खत्म कर दी विद जीएमओ थिंग्स। तो अब तीनों को रियलाइज हो रहा है कि ये अब वर्केबल नहीं है इन लॉन्ग टर्म में। तो ऑल थ्री दीज थ्री कंट्रीज विल वर्क टुगेदर। और अफ्रीका को तो मालूम ही है कि उनकी सबसे ज़्यादा लूट जो है वेस्टर्न कंट्रीज करती हैं, लेड बाय यूएसए, राइट फ्रॉम द स्लेव ट्रेड से अब तक। और साउथ अमेरिका को तो पता ही लग गया, उनकी गरीबी का मुख्य कारण अमेरिका ही है। और वहाँ पे एक कंट्री विच स्टैंड्स अगेंस्ट दिस सिस्टम इज ब्राजील, क्योंकि वो खड़ा हो सकता है, बाकी बहुत छोटे छोटे हैं। ब्राजील तो खड़ा हुआ है। आप देखिए, ब्राजील पर जब 50% टैरिफ लगाया तो साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने मैसेज भिजवाया कि अगर आप चाहो तो हमसे बात कर सकते हो। क्या जवाब दिया लूला डिसिल्वा ने? कहा कि मुझे अगर फोन करना होगा तो मैं पीएम मोदी को फोन करूंगा ना, डोनाल्ड ट्रंप को फोन क्यों करूंगा? तो ये तो एक जोरदार तमाचा है ट्रंप के मुंह पर। देखिए, एंग्लो सैक्सन्स इतने बेशरम होते हैं, आप कुछ भी बोल देंगे, बेचारों को समझ में नहीं आता। उनको वही भाषा समझ में आती है जो उनके चर्च वाले सिखाते हैं उनको, कि पैसा दो और सुनो, पैसा भी दो और सुनो। दैट्स द ओनली लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। तो ब्राजील उसी कल्चर से आता है, तो उसको उस भाषा में जवाब दे सकता है। भारत, रशिया, चाइना ऐसी भाषा प्रयोग नहीं करते। हमारी कितनी भी लड़ाई होगी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एक फॉर्मल स्टेटमेंट देगी। कितने भी हमारे डिसएग्रीमेंट्स हो जाए, इतना ज्यादा भारत के स्वाभिमान पे अटैक किया है अमेरिका ने। उसने सिर्फ मोदी पे अटैक नहीं किया, इकोनॉमी अटैक नहीं किया है, भारत के स्वाभिमान पे अटैक किया है। अब लड़ाई दूसरे लेवल की है। अब चाहकर भी कोई भी भारतीय लीडर, इंक्लूडिंग राहुल गांधी या जो भी हो, अब तो जवाब देना ही पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर मोदी को। इस सिचुएशन ये कर दी है। लेकिन ब्राजील जो है उन्हीं का सिविलाइजेशन से है, तो तू तड़ाक की बातें उनमें आपस में हो रही है, जिसको भारत सीरियसली नहीं लेता, बिलीव में, क्योंकि वो रिएक्शनरी, क्योंकि ब्राजील के पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो डिफेंड कर सके। और क्या उसको लगता है कि ट्रम्प को बोलेगा कि मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगा, ट्रम्प क्या बोलेगा, अच्छी बात है, एक कॉल कम आएगा। वो तो उस कल्चर से बिलोंग कर रहा है, एक कॉल कम आएगा। लेकिन जो सिग्निफिकेंट अमेरिका के लिए है कि मैं मोदी जी से ही बात करूंगा, दैट लाइन इट हर्ट्स देम मोस्ट। और ये लूला ने इसको कोई फॉरेन पॉलिसी, भारतीय फॉरेन पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिलीव मी, दे नॉट एंडोर्स दैट स्टेटमेंट। क्योंकि भारत तो, आप दर्शकों को आपको मालूम ही होगा कि भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री वर्क्स फॉर ओनली भारत, भारतीय मिलिट्री वर्क्स फॉर ओनली भारत, उनका किसी और से कोई संबंध नहीं है। ओके, तो ये जो लीडरशिप के गेम्स जो खेल रहे लूला जी, भारत ने तो बड़ा सरल उपाय दिया उनको, डिप्लॉय आकाश मिसाइल्स ऑन ऑल योर नॉर्दर्न बॉर्डर्स। ये सॉल्यूशन दिया भारत ने। आप खरीदो तब हम आपके साथ हैं, आप नहीं खरीदो हम आपके साथ नहीं। ये मैसेज है भारत का। आप ब्रह्मोस खरीदो, आकाश तीर सिस्टम खरीदो, पिनाका खरीदो, और हम आपके प्लेन्स खरीदते हैं। जैसे भारत ने रोक लगाई पोसाइडन पे, तो सोच रहा है कि वो यहाँ से खरीद लेगा और अपने सिस्टम लगा देगा अंदर। दिस इज हाउ द डील्स आर मेड। आदित्य जी, लेकिन घर के अंदर की अगर बात करें, भारत की बात करें, तो सारी पार्टियां पीएम मोदी को टारगेट कर रही हैं कि देखिए, उनके तो बड़े करीबी दोस्त थे डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, ये सब कुछ किया। लेकिन देखो, वही ट्रंप जो है भारत पर एक के बाद एक किस तरह से टैरिफ लगाता जा रहा है, जबकि पीएम मोदी ने ये साफ कर दिया कि उनके लिए देश सर्वोपरि है। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि कांग्रेस के जमाने में क्या होता था? ये जो अमेरिका की दादागिरी है, ये तो हमेशा चलती रही है।
तो मनमोहन सिंह सरकार के वक्त कैसे उस वक्त की सरकार डील करती थी अमेरिका से, या नरसिम्हा राव के वक्त में कैसे कांग्रेस ने डील किया अमेरिका से? क्या तब इन्होंने सरेंडर नहीं किया अमेरिका के सामने? सोना गिरवी रख दिया नरसिम्हा राव, सोना गिरवी रख दिया। मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर है थे उस समय, सोना गिरवी रखवा दिया। तो कौन सा इकोनॉमी जानते थे वो? मनमोहन सिंह। अब आप देखिए G20 के मीटिंग्स देखिए, मनमोहन सिंह खड़े हुए हैं। ओबामा लिखते हैं उनके बारे में द मोस्ट इररेलेवेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब इसको पता ही नहीं क्या कर रहा है ये आदमी। उसको ये ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो तो प्राइम मिनिस्टर था ही नहीं। सोनिया गांधी थी प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली में, NSC के थ्रू, नेशनल काउंसिल के थ्रू। तो ओबामा अपने मेमोयर्स में लिखते हैं, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड विद द रिस्पॉन्स ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। उसको कोई पढ़ी नहीं। तो उस समय अमेरिका को भारत की रक्षा देवता कर रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही थी। क्योंकि उस समय के इतने खराब समय में अमेरिका ने क्या क्या नहीं किया भारत के अंदर, क्या क्या नहीं किया। सबोटाज, इंडियन साइंटिस्ट गॉट किल्ड, भारतीय रॉकेट साइंटिस्ट इसरो के, एटॉमिक रिसर्च के, और ये सब। एंड देन मेनी सबोटाज एक्टिविटीज, ट्रेड डील्स कुछ होती नहीं थी, एवरीथिंग प्रेफरेंशियल बेस्ड ऑन अमेरिकन इंटरेस्ट। झुक जाते थे हम लोग, बिच जाते थे, गिड़गिड़ाते थे अमेरिका को, और अमेरिका को ईगो बूस्ट करते थे बार बार। तो उसमें क्या होता था कि व्हेन यू डोंट नेगोशिएट, आपको कुछ मिलता नहीं है। एटलीस्ट कंट्री के कंट्री बेसिस पे, हर जगह नेगोशिएशन नहीं चलता है, लेकिन कंट्री लेवल। तो कांग्रेस के जमाने में अगर देखा जाए तो भारत बिका हुआ था ऑलरेडी, इसलिए भारत की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। आप देखते हैं ना कि भारत की इंपॉर्टेंस क्यों नहीं आती, कोई हमको जानता नहीं, हम तो वेद ये सब जानते हैं। दुनिया में इंपॉर्टेंस तभी आती है जब आपके पास बाहुबल हो या आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के गोल्डन 2 वर्ड्स हैं, मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। इसके अलावा कुछ नहीं चलता। तो आपके पास दोनों ही नहीं थे। ये था कांग्रेस का राज। 2014 के बाद जब भारत को आजादी मिली, एक्चुअल आजादी मिली कांग्रेस से, तब आप देखते हैं कि दुनिया में पहली बार हमारे जैसे लोग वेट करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे। और अमेरिका में अगर आप कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट के समय में हो, तो वॉशिंगटन DC भारत की कैपिटल लगता है। मैं गया हूँ 3-4 बार, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रहते हैं, तो पूरा वॉशिंगटन DC इज जस्ट इंडिया इंडिया इंडिया। बस यही डिस्कस होता है, इधर से मोदी की कार निकलेगी, क्योंकि सारी मीटिंग्स चलती हैं, स्टेट डिपार्टमेंट मीटिंग, इधर मीटिंग, इस मीटिंग। और व्हाइट हाउस ऐसा लग रहा था, अब इनको चिढ़ होती है करी की स्मेल से। वैसे बाय द वे जो भारतीय सब्जी होती है बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्दी होती है। तो अब वो पूरा का पूरा व्हाइट हाउस में वॉज जस्ट लुकिंग लाइक कि इंडियन बुफे ही चल रहा है, और उसके बाजू के होटल्स में भी। तो अब वो जो अब मनमोहन सिंह जब आते थे, पता ही नहीं लगता था कौन आया है, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होता था, कोई एयरपोर्ट पे भी नहीं जाता था। और वो मिलते थे जाके सारे भारतीय दुश्मनों से। जितने भी भारत के दुश्मन हैं, चाहे खालिस्तानी हो, चाहे कोई भी हो, इन सभी से जाके मिलते थे वो। मुसलमानों से, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल से, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे ही मिलते थे। किसी भी हिंदू ग्रुप से मिलते नहीं थे। तो वो तो दिखता ही कि हिंदू चिढ़ती इन लोगों को कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद ऐसा कैसा हो गया कि लोग डांस कर रहे हैं एयरपोर्ट पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिखाने के लिए। छोटे बच्चे आके कविता गा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, कल्चरल एम्बेंसीज हो रही है। व्हाइट हाउस के बाहर स्टेज लग जाता है अभी तो, जहाँ पे भरतनाट्यम, कथक, यही चलता है सारा दिन कि मोदी जी की कार यहाँ से निकलेगी, शायद मोदी जी रुकेंगे, वेव करेंगे। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कांग्रेस के जमाने में। तो हम लोग को तो विजिबल डिफरेंस लगता है फ्रॉम द फॉरेन पॉलिसी लेवल। अब जो है मोदी जी ने जब उन्होंने नारा दिया भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, तो सबसे ज्यादा मिर्ची तो लगेगी यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज को, क्योंकि उनके गुड्स नहीं बिकेंगे, उनके पास कुछ बनाने के लिए नहीं है। आप क्या खरीदोगे वहां से? आप क्या खरीदोगे? एक 75 रुपए का हैंड बैग को $75,000 में खरीदोगे क्या? मूर्ख है कोई? सब लोग तो नहीं है मूर्ख, 2-3 लोग हैं जो ब्रांड के लिए बिकते हैं, बाकी तो नहीं बिकते। सेम प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना गेट्स इन $13, $14, सेम प्रोडक्ट, बस नाम अलग है। सो ये देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज। कांग्रेस के समय में भारत का छवि इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, दुनिया में कमजोर छवि था, सॉफ्ट स्टेट। अब जो छवि हुआ है वो एक ग्लोबल लीडर,
तो मोदी जी का ही देन है। एक चीज और, आईएमएफ से लोन के वक्त मैंने सुना है कि भारत ने अपनी करेंसी में बड़े पैमाने पर कुछ डिवैल्यूएशन कर दिया था। 15% वॉज रिक्वायर्ड, 50% कर दिया था। ये मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त में हुआ। क्या इसे नहीं कहेंगे सरेंडर करना लोन के लिए आईएमएफ के सामने? एब्सोल्युटली 15% किया था और उसके बाद उन्होंने 25% किया था। 2 बार किया उन्होंने डिवैल्यूएशन। वो उसका 2 रीजन। अभी पहली बात तो डिवैल्यू करने का एक बेनिफिट होता है कि आपका एक्सपोर्ट बिकम्स चीपर, सो इट इज एडवांटेजेस फॉर द भारतीय एक्सपोर्टर। लेकिन किस कंडीशन में किया, दैट इज द प्रॉब्लम। कि आप अगर डिवैल्यू करेंगे तो हम आपको लोन देंगे, इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने भारत से मुफ्त में ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदे। ये चीज हमने नहीं देखी और वही सब डील्स चल रही हैं फार्मास्यूटिकल की जो आज भी भारत को परेशान कर रही है। अगर वो सब डील्स नहीं होती तो आज मोदी जी खुल के सैंक्शन लगा देते फार्मास्यूटिकल के ऊपर या फिर टैरिफ इंक्रीज, प्राइसेस इंक्रीज करवा देते। तो कांग्रेस जमाने का जो, और अपने आईएमएफ की बात किया, आईएमएफ तो वी ऑल नो कि आईएमएफ का पर्पस क्या होता है, डेमोक्रेसी में इंटरफेयर करना, गवर्नमेंट चेंज कराना और फेवरेबल डील्स को अमेरिकन फेवर में लाके उसको एग्जीक्यूट करना। बहुत सारी डील्स हैं जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूल डील, न्यूक्लियर डील, उसके फाइनल पॉइंट्स अगर आप देखेंगे कि भारत ने उसको 10 साल तक नेगोशिएट किया, 10 साल से ज्यादा, और बाद में जाके परेशान होकर ओबामा को बोलना पड़ा कि भाई अब तो साइन कर लो, अब मैं सब कुछ एग्री कर गया हूं, तब भारत ने साइन किया। लेकिन अगर हम उधर वो डील साइन करते कि अगर हम लोग वहां पे भारतीय इंपोर्ट्स को चीपर बनाने के लिए डील साइन करते इंक्लूडिंग ऑल अदर कंट्रीज, देन दैट डील वुड हैव बीन मच बेटर। वो डील को बेटर नेगोशिएट किया जा सकता था अंडर मोदी एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि मोदी जी बार बार जाके ट्रेड डील को डिस्कस कर रहे हैं, भारतीय टीम्स लगी हुई हैं, एंड वहीं पे तो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है ट्रम्प को कि आप हमारी टर्म्स पे एग्री नहीं कर रहे हैं। बट मनमोहन सिंह ने तो सब कुछ एग्री कर लिया। यू कैन सी सो मेनी अमेरिकन चेन्स केम टू इंडिया सेलिंग जंक फूड। सोशल मीडिया पे आपने रोक ही नहीं लगाई। इंस्टाग्राम से देखिए, जो काम सालों तक अंग्रेज राज नहीं कर पाया, 90 साल उन्होंने राज किया, वो नहीं कर पाया, वो आपके इंस्टाग्राम पे देखिए क्या हो रहा है, भारतीय कल्चर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये सब उन्हीं के समय के डील्स हैं। लेकिन अब भारत उस पर कंट्रोल लगाएगा, शायद लगाएगा विद सॉवरेन क्लाउड। चीज ये बताइए कि नरसिम्हा राव की सरकार थी उस वक्त क्या क्या था, उस वक्त कैसे डील होता था? क्योंकि अमेरिका की दादागिरी तो हमेशा रही है ना। आज देश में बैठकर कांग्रेस के नेता पीएम मोदी को कोसते हैं कि देखिए डील नहीं कर पा रहे हैं और खुलकर नहीं बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, वो कुछ कुछ बोले चला जा रहा है। पीएम मोदी तो मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं, कमजोर पीएम है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तभी तो मैं जानना चाहती हूँ कि उनके खुद की शासनकाल के दौरान उनके कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कौन से गुल खिलाए जो देश की जनता को पता नहीं और पता होने चाहिए? पीवीआर नरसिम्हा राव को कांग्रेस में उन्होंने एक यूएस कांग्रेस में आके उन्होंने एक स्पीच दिया था, मनमोहन सिंह ने भी दिया था। उनको पीवीआर नरसिम्हा राव को अमेरिका ट्रीट करता था एज ए सेकंड रैंक लीडर। उनको वेट कराया जाता था, उनकी टीम को वेट कराया जाता था। साथ में वहां पे जब वो डिस्कशन के लिए आते थे, देयर इज अ वेरी वन स्पेसिफिक इंसिडेंट जहाँ पे जब अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी आए, स्टेट सेक्रेटरी आए पीवीआर नरसिम्हा राव को मिलने के लिए, यू नो, और उन्होंने बोला कि अभी प्रेसिडेंट बिजी है। इसको छापा नहीं अमेरिकन न्यूज ने, किसी ने, भारतीय न्यूज ने। तो उनको वेट कराया जाता था और उनको वो ट्रीटमेंट जो इंदिरा गांधी को मिला था वैसा ट्रीटमेंट किसी को दिया नहीं गया। बाद में जब मोदी जी को ट्रीटमेंट दिया गया तो जब आप डील के लिए आप बैठते थे, एक स्क्रिप्ट दी जाती थी कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक एंड यू हैव टू से एग्री टू इट। आज के जैसा नहीं है जहाँ पे पीयूष गोयल जी एंड राजेश अग्रवाल जी बैठ के एक एक लाइन पे पूछ रहे भाई ये लाइन क्यों, ये लाइन क्यों, ये लाइन क्यों। तो अनइक्वल ट्रीटमेंट था। अमेरिका ट्रीटेड एज ए बॉस एंड भारत वाज द सेकंड रैंक लीडर। ये उस समय की कहानियां है। और पीवीआर नरसिम्हा राव को
अमेरिकन जो CIA यूज्ड टू हेट देम फॉर बाबरी मस्जिद इंसिडेंट, और इसके लिए और भी उनको, तो वहां पे कहीं पे भी स्पाइन तो दिखाई नहीं पी नरसिम्हा राव ने। ये नहीं बोला कि ये जो हुआ था हिस्टोरिक करेक्शन है, ये हिंदुओं की डिमांड है, 600 साल से हिंदू लड़ रहे हैं, ये तो कहीं बोला ही नहीं। तो इस बार की जो तो आप बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि दही जम गया। अरे भाई, अगर आप बकवास लिखोगे, हर 2 मिनट में ट्वीट करोगे बैठ के कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर फ्री आदमी है कि आपको रिप्लाई करेगा, तो फॉरेन मिनिस्टर रिप्लाई करेगा ना। तो आपने अमेरिका की औकात दिखा दी भाई। रणवीर जायसवाल इज एक्चुअल आपके बराबर का आदमी है, मतलब हमारे लिए तो बड़े ही है, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग, अमेरिका को बोल दिया कि भाई यू आर डीलिंग विद फॉरेन ऑफिस ऑफ इंडिया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसको दही जमाना बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि हम वहीं पे बात करेंगे जहां इंपॉर्टेंस है। तो भारत, व्हेन ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन, और ट्रम्प अपनी छत का रिपेयर देख रहा है इस समय, भारतीय प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटिंग स्कीम्स, स्पीचेस दे रहे हैं हर जगह जाके, भारत के लिए काम कर रहे हैं। इसको दही जमाना नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि उसकी औकात नाप देना, कि तुम चाहे जो भी होगे अपने देश में हो, यहाँ पर नहीं। आप भारत को डिक्टेट नहीं कर सकते हो, आपको बात करना पड़ेगा हमारी टीम्स के साथ। तो दिस इज द वे, राइट वे टू ट्रीट, बिकॉज यू आर नॉट ए सबॉर्डिनेट अलाई। जो एलाई शब्द, हम एलाई नहीं है, वी आर ए इंडिपेंडेंट पार्टनर। अगर आप एक्सेप्ट करते हो, नहीं तो आप एनिमी मानते हो, वी आर एनिमी, वी आर फाइन विद एनी ऑफ द नेम्स व्हिच यू पुट, यू नो, फ्रॉम आवर साइड हमारे ये रूल्स हैं, आप इसको कंप्लाई करो। नरसिम्हा राव के समय ये सब था ही नहीं। नरसिम्हा राव में के उसमें रूल्स वर मेड बाय द अमेरिकन्स एंड फॉलोड बाय द कांग्रेस पार्टी। आज के समय में वी आर नॉट एरोगेंट पीपल, तो हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि हम रूल्स बनाएंगे, हम बोल रहे हैं ये हमारे रूल्स हैं, हम सब देशों के साथ पालन करते हैं। हमारे लिए चाइना भी सेम है, मालदीव्स भी सेम है, आप भी सेम हो। आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी शुड पिक अप द फोन? अरे भाई, कुछ काम की बात करोगे तो करेंगे ना, उल्टा सीधा बकवास करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का टाइम नहीं है ना। हम तो मालदीव के प्रेसिडेंट जाके मिलेंगे, उसे बुलाया है, तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस देन वॉशिंगटन डीसी। प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी पोलैंड जा रहे थे, ग्रीस जा रहे थे, उनके लिए ग्रीस वाज मोर इंपॉर्टेंट देन यूएस प्रेसिडेंट इनवाइट। तो भारत का, वाई विल भारत, ये तो नहीं होता था पहले। पहले तो प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह के टाइम में अमेरिकन प्रेसिडेंट का फोन आया, वी हैव टू गो एंड मीट देम, ये होता था। अब तो ऐसा बंद हो गया। अब तो नाउ अमेरिकन प्रेसिडेंट का फोन आता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं मैं बिजी था मीटिंग में, मैंने इग्नोर कर दिया वाइस प्रेसिडेंट का फोन। पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं। इसीलिए आदित्य जी, कांग्रेस के पेट में दर्द हो रही है ना, और जो सवाल उठाते हैं तो वो अपने गिरेबा में नहीं झांक रहे हैं कि उनके जमाने में क्या हुआ। पेट में दर्द तो इसीलिए हो रही है। और फिर पीएम मोदी ने तो कहा है कि हम अपने किसानों के लिए साथ समझौता नहीं कर सकते, उनके वेलफेयर के साथ समझौता नहीं कर सकते। हम जो मांसाहारी गाय का दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, उनको भारत में नहीं ला सकते, हमारी संस्कृति के खिलाफ है। इसके लिए उन्होंने कहा कि अगर मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा तो मैं झेलूंगा, लेकिन भारत के साथ कोई समझौता नहीं करने दूंगा किसी को। तो आप सोचिए, ये स्टेटमेंट्स जब पीएम मोदी की तरफ से आ रहे हैं तो भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। एक्चुअली इन्होंने गलत भोजन किया है बहुत सालों से, इसलिए पेट में दर्द है। इनको भोजन मिला है अहंकार का, ईगो का, ये भोजन मिला है। इनको लगता है डायनेस्ट लोग हैं, भारत पे इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इनको याद नहीं है कि इन्हीं के पहले प्रधानमंत्री ने बोला था भारत एक खोज, मतलब वो मूर्ख बोलूंगा मेरी साइड से, हिस्टोरियन की तरफ से, कि जो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है वो बोल रहा है भारत एक खोज। इसका मतलब भाई तुम राज किस पे कर रहे हो भाई? जिसको खोज रहे हो उस पर राज कर रहे हो। तो आइडियोलॉजिकल स्टुपिडिटी तो वहीं से दिखती है। तो लेकिन अब पेट में दर्द हो, मैं तो चाहता हूं कि ये पार्टी भारत के लिए ठीक नहीं है। ये दुनिया में सब लोग मानते हैं कि भारत का असली दुश्मन ये लोग हैं। कोई भी अच्छा पार्टी, या इसी पार्टी में इनके जो फॉरेन बॉन्ड पीपल है उनको निकाल दिया जाए, वो परिवार को निकाल दिया जाए, देन दिस पार्टी विल बी गुड पार्टी। भारत नीड्स गुड अपोजिशन। लेकिन इस समय दे आर थ्रेट टू भारत, और पेट में दर्द हो रहा है तो भाई थोड़ा और होना चाहिए, अभी तो कम है। वी वांट टू थोड़ा और होना चाहिए, क्योंकि आपने जो नुकसान किया है भारतीय लोगों का, हिंदुओं का, आपके जिन लोगों से आपके मिलते हो अमेरिका में आके, हम देखते हैं कि वो किस तरह भारत के विरुद्ध काम करते हैं, हिंदुओं के विरुद्ध। मैं भारत तो छोड़ दीजिए, हिंदुओं के विरुद्ध, जो कि मेजोरिटी पॉपुलेशन भारत की है। तो दे डिजर्व मोर पेन एक्चुअली, अभी तो कम है।
मेरे बिल्कुल हिसाब सही से। कह रहे हैं आप, दे डिजर्व मोर पेन। और अभी तो जब पुतिन भारत आएंगे, पीएम मोदी चाइना जाएंगे, तब तो और ज्यादा पेट में दर्द होगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप तड़प रहे होंगे दर्द से, इधर देश के अंदर बैठे हुए भारत विरोधी भी इसी तरह के दर्द से दो चार हो रहे होंगे। लेकिन चलिए अब देखते हैं किस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर बनता है, क्या कुछ होता है भारत, रशिया और चाइना के बीच में, कैसे ये सब लोग मिलकर चुनौती बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ये सब कुछ भी आने वाले दिनों में होगा। लेकिन आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आदित्य जी, मेरे लिए समय निकाला आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।